हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा डिजिटल पर, जिसमें हम 12th क्लास की पॉलिटिकल पढ़ रहे थे और उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और सेकंड चैप्टर का एक पार्ट हमने अपलोड कर दिया और आज ये दूसरा पार्ट है, जिसके अंदर इस पार्ट का नाम है एक दल के प्रभुत्व। और इसमें इससे पहले के जो पार्ट अपलोड किया गया था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरह से शासन व्यवस्था कायम हुई और इलेक्शन कमीशन को बनाया गया था, यानी कि निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। और उसके अंदर हमने सब चीज़ों को एकदम डिटेल में जानकारी ली थी। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, चल अब हम शुरू करते हैं। हाँ, तो अब हम आगे देखेंगे कि पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व, यानी कि पहले जब 3 चुनाव हुए थे तो उसके अंदर कांग्रेस का किस तरह से प्रभुत्व रहा और किस तरह से उनकी जो शासन व्यवस्था थी वो कायम हुई थी। तो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लोक प्रचलित नाम था वो था कांग्रेस पार्टी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो लोक प्रचलित नाम था वो था कांग्रेस पार्टी। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वतंत्रता संग्राम की विरासत हासिल थी और फिर इसमें भारतीय राजनीति के लोकप्रिय व करिश्माई नेता जवाहरलाल नेहरू जी थे। जब इलेक्शन हुए थे, यानी कि चुनाव हुए थे, उस समय सबको यह अंदेशा हो गया था कि कांग्रेस पार्टी ही इस चुनाव को जीतेगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब स्वतंत्रता संग्राम के लिए, जब आज़ादी के लिए जब लड़ाई हो रही थी, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा था आज़ादी का, उसके अंदर जो कांग्रेस पार्टी थी उसने हर आंदोलन में अपना भाग लिया था। और एक बात करें तो 28 दिसंबर 1885 कांग्रेस का जो गठन हुआ था वो हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। तो आप देख सकते हैं कि अपना देश तो 1947 में आज़ाद हुआ था और कांग्रेस का जो गठन हुआ था वो 1885 में हुआ था, दिसंबर, यानी कि 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। तो इस कारण जब भी देश में कांग्रेस का जो सहयोग था, कि जब भी देश में आंदोलन हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसमें कांग्रेस पार्टी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और उसमें अपनी भागीदारी दिखाई थी। तो यही है कि स्वतंत्रता संग्राम की विरासत हासिल, यानी कि जब देश आज़ाद हुआ था तब इस कांग्रेस का जो सहयोग था आज़ादी के लिए, उसको देखते हुए अपने देश की जनता ये जानती थी कि देश को आज़ाद कराने में कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा हाथ था। और उसके साथ साथ हम देखें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो कि कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य थे, तो ये भी बहुत ही लोकप्रिय नेता हुए थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी इन चुनाव में जीत गई। तो अब हम देखते हैं कि जब चुनाव परिणाम घोषित हुए थे तब कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी। और एक बात आपको बता दें, तो हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो इन्होंने जो कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव अभियान चलाया गया था उसके अंदर इनको ही उसकी अध्यक्षता दी गई थी, यानी कि जो भारतीय कांग्रेस पार्टी ने चुनाव अभियान चलाया था उसके अंदर इन्होंने चुनाव अभियान की अध्यक्षता की थी। और इसके चलते पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे देश का भ्रमण किया था और देश के अंदर जगह जगह पर जाकर के इस चीज का अनुभव किया था कि किस तरह से इलेक्शन हुए हैं और किस तरह से होने वाले हैं। जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तब कांग्रेस पार्टी की ही जीत हुई थी, ऐसा सभी का पहले अनुमान था और जैसा अनुमान था उसी हिसाब से कांग्रेस पार्टी को बड़ी मतों से जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में 489 में से 364 सीटें हासिल की। अब बात करें हम आगे कि जब सीटें हासिल करने के लिहाज से बात करें तो उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो पार्टी ने कुल में से 16 सीटें हासिल की थी। 16 सीटें हासिल करके
दूसरे नंबर पर रही। अब जब लोकसभा के चुनाव हुए तो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव कराए गए थे और इसमें कांग्रेस पार्टी ने बड़ी आसान जीत दर्ज की थी। यानी कि लोकसभा के साथ साथ जब विधानसभा के भी चुनाव हुए थे तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी और इसका कारण भी यही था कि आजादी के हर आंदोलन में कांग्रेस पार्टी का सहयोग देना। तो ठीक है, अब हम अगले स्लाइड में देखते हैं। हाँ, तो अब हम आगे बात करते हैं कि 3 ऐसे राज्य थे जिसके अंदर कांग्रेस को जीत हासिल नहीं हुई थी। तो उन 3 राज्यों के बारे में हम जान लेते हैं कि त्रावणकोर जो आज के केरल का एक हिस्सा है, मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि अब आगे देखेंगे कि क्यों इन 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। ठीक है, तो इन 3 राज्यों को छोड़कर बाकी के सभी राज्यों पर कांग्रेस पार्टी जीती थी। इस तरह राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर कांग्रेस ने शासन व्यवस्था कायम की और उम्मीद के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे दूसरे और तीसरे चुनाव के बारे में। तो अब हम दूसरे आम चुनाव जो कि 1952 में हुआ था और तीसरा आम चुनाव जो कि 1962 में हुआ था, इनके लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी पुरानी स्थिति बरकरार कायम रखी और कांग्रेस को इसमें 3/4 सीटें हासिल हुई थी और जितनी सीटें कांग्रेस पार्टी ने हासिल की थी इसका 10% भी अन्य पार्टी हासिल नहीं कर सकी थी। और हम बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को कहीं कहीं पर बहुमत नहीं मिला था। जो कहीं कहीं पर बहुमत नहीं मिला था वो ये 3 राज्य थे और ऐसा इसलिए था क्योंकि 1957 में केरल के अंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी थी। यानी कि जो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, इन्होंने एक गठबंधन बनाया था जिसके अंदर अन्य पार्टियों ने भी इनके साथ समझौता कर लिया था और कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर शामिल हो गए थे। इस वजह से जो इलेक्शन में जो उनको सीटें हासिल हुई थी वो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को दे दी थी। और इसी तरह से केरल और त्रावणकोर, मद्रास और उड़ीसा में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। लेकिन जब पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बनी तब बाद में इन 3 राज्यों पर भी कांग्रेस का ही शासन हुआ था। ठीक है, तो अब हम अगले स्लाइड में देखते हैं। हाँ, तो हम आगे बात करें कि कांग्रेस पार्टी की जीत का आंकड़ा और दायरा हमारी चुनाव प्रणाली के कारण बड़ा अच्छे दिखता है। मतलब कि चुनाव प्रणाली में लोगों को यही लगा था, हमने पहले भी चर्चा की थी कि लोगों ने किस तरह से कांग्रेस पार्टी को स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ते हुए देखा था और किस तरह से उन्होंने इसका विरोध किया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो उसी वजह से कांग्रेस पार्टी की जो जीत का आंकड़ा है वो हमारी चुनाव प्रणाली के वजह से बड़ा चढ़ा मिलता है। यानी कि हमारी जो चुनाव प्रणाली है वो लोकतंत्र के अंतर्गत आती है। यानी कि लोगों के मत, यानी कि लोगों द्वारा की गई जानकारी और उनके हिसाब से इलेक्शन वोटों किस तरह से वो लोग वोट देते हैं, उस हिसाब से लोगों को स्वतंत्रता दी गई है कि किस तरह से वो अपने हिसाब से अपने पार्टी को चुने, किस पार्टी को चुने और किसे शासन पर व्यवस्थित करे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम देखें तो 1952 में कांग्रेस पार्टी को कुल में से 45% वोट हासिल हुए। ठीक है, और 74% सीटें मिली। यानी कि अब हम देखें कि कुल तो 100 सीटें हैं। ठीक है, 100 वोट है। अब 100 में से 45 तो मिल गई कांग्रेस को और 35 किसी अन्य पार्टी को मिल गए। अब जो बाकी 20 बचे हैं, अब उनमें से
कोई तो 5 लेके गया और कोई 10 लेके गया है, तो कोई 2 लेके गया है, तो कोई 3 लेके गया है। अब इस तरह से ये जो बाकी के जो बट गए हैं उस हिसाब से इस हिसाब से देखें तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। तो इसी तरह से जब हमारे देश में एक चुनाव प्रणाली इस तरह से स्थापित की गई कि जिस पार्टी को जितनी ज्यादा सीटें या वोट हासिल हो उसी पार्टी की सरकार बनेगी। तो उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी को जो है वो 74% सीटें मिली है। अब हम देखें कि सोशलिस्ट पार्टी को वोट हासिल करने के लिहाज से पूरे देश में दूसरे नंबर पर रही है, यानी कि वोट हासिल करने के दायरे से देखें तो सोशलिस्ट पार्टी जो है वो दूसरे नंबर पर रही है, क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी को पूरे देश में कुल 10% सीटें हासिल हुई थी, लेकिन इनको जो है वो 3% भी 10% वोट हासिल हुए थे और 3% सीटें हासिल हुई थी, सीटें हासिल भी नहीं हुई थी। तो इस हिसाब से पूरे देश में अपने कांग्रेस पार्टी का जो शासन व्यवस्था वो कायम हो गई थी। ठीक है, तो अब हम अपनी ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपने इससे पहले की जो वीडियो नहीं देखी है तो अपने शिक्षा डिजिटल पर अपलोड की गई है, वो आप जाकर देख सकते हैं। अगर वो देखेंगे तो ये आपको आसानी से समझ आएगी। और अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हमने अपने इस डिजिटल चैनल पर, शिक्षा डिजिटल चैनल पर हिस्ट्री के भी वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, जिसको सरल और आसान भाषा में समझाए गए हैं, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा।